प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं बीए थर्ड ईयर की, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल, और हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो चुके थे। अब जो फर्स्ट यूनिट में जो लास्ट टॉपिक बचा था हमारा, उसकी हम बात कर लेते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के अंतर्गत हमने इसकी सामान्य विशेषताओं के बारे में देखा। फिर हमने ये देखा था कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब हम ये देखेंगे, जो भारतीय मानसून भारत में आता है उसके पीछे कोई कंसेप्ट है, क्यों आता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती हैं और भारतीय क्षेत्र में कैसे वर्षा करता है। तो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। उन सिद्धांतों की बात करेंगे कि इसके अंतर्गत ये चीज़ें क्यों होती हैं। मानसून की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत, ये चीज देखेंगे। मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत की बात करेंगे तो देखिए, प्राचीन समय से ही लोगों ने काफ़ी योगदान दिया, और जिन्होंने योगदान दिया था उन्होंने अपनी अपनी कंसेप्ट के आधार पर बताया था कि जो भारतीय मानसून है वो मानसून किस प्रकार से आता है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो हम सबसे पहले उस प्राचीन समय की बात करेंगे, प्राचीन संकल्पना की बात करेंगे कि उसके अंतर्गत क्या चीज़ बताई गई थी। प्राचीन संकल्पना कह सकते हैं हम, या इसको कह सकते हैं शास्त्रीय संकल्पना। अब देखिए, ये जो प्राचीन संकल्पना है ये किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी, ये देख रहे हैं। प्राचीन जो संकल्पना थी, एक व्यक्ति था हेली, कई बार डडले स्टंप का भी नाम आता है। तो मुख्य जो नाम आएगा हेली का आएगा। हेली की मानसून संबंधी संकल्पना जो प्राचीन समय की है, या हम कह सकते हैं शास्त्रीय संकल्पना है, वो कब दी गई थी। देखिए, 1686 में हेली ने बताया था कि मॉनसून किस प्रकार से आता है। अब देखिए, हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे। पहले ही बता देता हूं कि ये जितने भी सिद्धांत चलेंगे, 2 या 3 या 4 जितने भी सिद्धांत चलेंगे, उस सिद्धांत के अंतर्गत सिर्फ 1 या 2 विशेषताएं जुड़ती चली जाएगी। उसके अंतर्गत क्या होगा, मान लो हमने यहाँ पर 2 कारक जो हैं उन कारकों की बात की, तो दूसरी संकल्पना की बात करेंगे तो उन 2 कारकों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने तो ये भी बताया था कि ये 2 कारक हैं और एक ये कारक, कुल 3 कारक मानसून पर इफेक्ट होते हैं। तो उसके अंतर्गत हम सिर्फ बात करेंगे जो लास्ट शेष कारक हैं उसकी। जो इससे पहले 2 कारक हैं वो यहाँ पर समझा जा चुके हैं, इसलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी यहाँ पर कंसेप्ट आपको बताई जा रही है उसको पहले से ही अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं। ये जलीय क्षेत्र है,
अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। प्राचीन समय की बात कर रहा है। प्राचीन समय में हेली ने कहा कि ग्रीष्म काल में, किस काल में? ग्रीष्म काल में। अब आपको पता है, इससे पहले मैंने ये बता दिया था कि ग्रीष्म काल कब आता है? कब आता है? जब सूर्य की सीधी किरणें उस क्षेत्र में गिरती हैं। कब गिरती हैं? ये कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती, इसकी बात हमने पहले कर ली थी। यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें कब? 21 जून। ठीक है, 21 जून को यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। उसके बाद में देखिए, मार्च से जून तक का समय होता है, उसके बाद में वर्षा का समय आ जाता है। अब इस समय ये भाग जो हैं, ये स्थल भाग हैं। ये जो भाग हैं, ये जलीय भाग है। सूर्य की किरणें लगातार इस पर पड़ेगी। ये भाग क्या होगा? शीघ्र ही गर्म हो जाएगा। ये देखो, सारे के सारे टॉपिक हमने पहले से ही डिस्कस किए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बार बार चीज़ें आगे आएगी, तो यहाँ समझाने के लिए इतना समय हमारे पास में है नहीं। ये देर से गर्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब 21 जून का समय होगा, ग्रीष्म काल का समय होगा, उस समय ये भाग गर्म होकर, मतलब तापमान कैसा रहेगा? स्थल भाग का ज़्यादा रहेगा, हाई टेम्परेचर। लेकिन एग्जैक्ट उसी समय यहाँ का तापमान क्या रहेगा? कम रहेगा। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ हाई टेम्परेचर और यहाँ लो टेम्परेचर, उच्च तापमान और निम्न तापमान। अब देखिए, हाई टेम्परेचर लिख रहा हूँ। हाई टेम्परेचर HT, उच्च तापमान। उच्च तापमान होगा, तापमान ज़्यादा होगा, वायु कैसी होगी? गर्म होगी। कैसी होगी? गर्म होगी। गर्म वायु क्या होती हैं? हमेशा याद रखना, क्या होती हैं? हल्की होती हैं। हल्की होगी तो क्या करेगी? ऊपर उठेगी। आप कोई भी हल्की चीज़ को ऐसे छोड़ेंगे, वो ऐसे तैरते हुए नजर आए। अगर कोई भारी चीज़ छोड़ोगे, झट से क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, मतलब वो बैठने का कार्य करेगी। ऊपर उठ गई वायु, तो यहाँ इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठ गई है, नीचे वायु है ही नहीं, तो वायु का जो दाब है वो लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। LP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान, LP मतलब निम्न वायु दाब। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायु दाब कम पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है? ये चीज मैंने यहां ऊपर डिस्कस की है। ठीक है, इसके विपरीत दूसरी बात करेंगे। जहां पर टेम्परेचर कम पाया जाता है, निम्न तापमान पाया जाता है, वहां वायु कैसी मिलेगी? ठंडी वायु मिलेगी। किस प्रकार की वायु मिलेगी? ठंडी। और ठंडी वायु हमेशा क्या होती हैं? भारी होती हैं। क्या होती हैं? भारी होती हैं। और भारी जो चीज़ है वो उठने का काम नहीं करेगी, बल्कि बैठने का कार्य करेगी। नीचे की ओर बैठेगी। नीचे की ओर बैठेगी तो वायु जब नीचे की ओर बैठती है तो क्या लगाती है? दाब लगाती है। तो प्रेशर कैसा आ जाएगा? HP आ जाएगा, हाई प्रेशर आ जाएगा।
तो ये जो संकल्पना है ये आप याद रखिए। इससे हेली की जो संकल्पना है वो आसानी से समझ में आ जाएगी कि जहाँ उच्च दाब होता है वहाँ निम्न तापमान पाया जाता है, और जहाँ पर उच्च तापमान होता है वहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाता है। एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। हाई प्रेशर होगा तो लो टेम्परेचर मिलेगा, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर मिलेगा, एक दूसरे के विपरीत मिलते हैं। अब देखिए, मैंने ये उच्च दाब और निम्न दाब की बात क्यों की है ये अब समझ में आ जाए। पवन क्षैतिज रूप से गतिशील वायु जो होती हैं वो पवन कहलाती है। और ये पवन कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं पवन, क्यों आवश्यकता है इसको, ये देखिए कैसे चलेगी। उच्च दाब से, ये दाब कौन सा है, वायु का है, निम्न दाब की ओर। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हमेशा पवन अग्रसर होती है, याद रखना। हमेशा वायु कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ये बात कन्फर्म याद रखना, इसमें कभी भी चेंजेज नहीं आए। अब देखिए, यहाँ HT लिखा है, हाई टेम्परेचर लिखा है, तो यहाँ का दाब कैसा होना चाहिए, इसके विपरीत, निम्न वायु दाब। ठीक है, यहाँ LT लिखा है तो यहाँ कैसा वायु दाब होना चाहिए, हाई, मतलब उच्च वायु दाब पाया जाता है। जलीय क्षेत्र में उच्च वायु दाब है, स्थलीय भाग में निम्न वायु दाब। पवन कैसे चलेगी, ये चलेगी। पवन कैसे चलेगी, ये चलेगी। जब पवन इस प्रकार से जल से स्थल की ओर चलती हैं तो ये पवनें, ये जो जलीय क्षेत्र हैं, यहाँ से क्या ग्रहण करती हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, या आप कह सकते हो नमी ग्रहण करती हैं। और जैसे स्थलीय भाग में पहुँचती हैं, ये जो जितनी भी नमी थी इनके साथ में ये सारी की सारी नमी किस में परिवर्तित हो जाती हैं, वर्षा में परिवर्तित हो जाती है। इससे क्या आता है, इससे मानसून आता है। ये बात किसने बताई, ये बात किसने बताई है, हेली ने बताई है। और ये किस आधार पर बताई है, ये बताई है तापमान के परिवर्तन से, और उस परिवर्तन के कारण जो वायुदाब में परिवर्तन आया है, तापमान में परिवर्तन के कारण जो वायुदाब में परिवर्तन हुआ है, उसके कारण किसकी उत्पत्ति हुई है, इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्राचीन संकल्पना। ठीक है, इसके बाद में एक दूसरी संकल्पना और आती हैं, कौन सी हैं, देखिए। प्राचीन हो गई, अब बात करेंगे आधुनिक संकल्पना की। और आधुनिक संकल्पना में एक संकल्पना नजर आ रही है, गत्यात्मक या गतिक संकल्पना। गत्यात्मक या गतिक संकल्पना, ये आधुनिक समय की बात, वो बात थी प्राचीन समय की। गत्यात्मक संकल्पना से संबंधित एक व्यक्ति का नाम आता है, आपने काफी बार सुना होगा, फलोन महोदय। किसने बताई ये संकल्पना,
फलोन महोदय ने बताया। प्राचीन समय की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब आधुनिक समय की बात कर रहे हैं, तो कौन सा समय आएगा ये देखिए। इन्होंने जो संकल्पना प्रदर्शित की थी, बताई थी, वो कब बताई? 1951 में बताई थी। और इन्होंने क्या कहा था, ये चीज़ देखने की है। अब इस संकल्पना से पहले इसकी कुछ सामान्य जानकारी है, वो बता देता हूँ, बाद में हम संकल्पना पर चलेंगे। देखिए, जीरो डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अब आपने पिछली कक्षाओं में ये देखा होगा कि कुछ पौने थी, प्रचलित पौने, भूमंडलीय पौने, सनातनी पौने, सदावाहिनी पौने, इस प्रकार के कुछ पौनों के नाम थे, जिनमें आपके सामने थे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। ये तीनों पवन कौन सी हैं? प्रचलित पवन थी, लगातार वर्ष भर बहती रहती हैं। ये सिर्फ किसी विशेष परिस्थिति के कारण रुकावट आ सकती है, लेकिन लगातार बहती हैं। बहने की दिशा चेंज हो सकती है, लेकिन बहती जरूर है। ठीक है, तो जो व्यापारिक पवन थी, आपने इसका अध्ययन किया था कि ये कहाँ से कहाँ चलती हैं। ये इस कर्क क्षेत्र के, या हम कह सकते हैं उपोषण उच्च वायुदाब से जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब हैं, इसकी ओर चलेगी। यहाँ हाई प्रेशर था और यहाँ लो प्रेशर था। ये हवाएं चलनी ऐसी चाहिए थी, बिल्कुल सही बात, आपकी ऐसी चलनी चाहिए थी, बिल्कुल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। लेकिन आपने एक साथ साथ में ये अध्ययन किया था कि इन हवाओं में एक कारक और इफेक्टिव होता है, पृथ्वी का घूर्णन। अपने ही स्थान पर पृथ्वी जब घूमती हैं, उसके द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा एक बल लगता है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, ये बल इफेक्ट करता है, या इसी का दूसरा नाम क्या है? फेरेल का नियम। क्या है? फेरेल का नियम। इस फेरेल के नियम के अनुसार ये अपनी दिशाएं बदल लेती है। कैसे? वो कहता है कोरियोलिस बल लगता है, इसको बोलते हैं विक्षेपण बल, डिफेक्टिव फोर्स। ठीक है, कैसे परिवर्तित हो जाती हैं ये कोरियोलिस बल के कारण पवनें? देखिए, मान लीजिए इस साइड से पवन आ रही हैं, ये ए क्षेत्र हैं, और कहाँ जा रही हैं? बी क्षेत्र में जा रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जब घूमती है ना, उस घूमने के कारण क्या हो जाती है? ये पवनें सीधी नहीं चलती है, बल्कि कुछ टेढ़ी चलती है। कैसे चलती है? फेरेल ने क्या बताया था कि जिस दिशा में पवन जा रही हैं, ये ए है, और आगे जा रही हैं बी की ओर। कहाँ जा रही हैं? बी की ओर। तो ये मैंने जिस दिशा में पवन जा रही हैं, इस दिशा में जा रही हैं पवन सामने, तो मैंने सामने मुँह कर लिया। तो उसने बताया कि जिस दिशा में पवन जा रही हैं, उस दिशा में आप मुँह करके खड़े हो जाएं। यही पोजीशन है सेम। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? दाहिनी तरफ हवाएं चली जाएगी। अगर दक्षिणी गोलार्ध से पवनें चल रही हैं, तो वो कैसी चली जाएगी? बाईं तरफ चली जाएगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी तरफ, ये राइट हैंड है, इस तरफ चली जाएगी। अब इस तरफ जा रही हैं, ये ए क्षेत्र हैं, ये नीचे बी क्षेत्र। ऐसे ही हैं पवनें। अब इस साइड में चलना है हमें, ये पवनें कैसे चलनी शुरू हो जाएंगी? ये सीधी न चलकर, बल्कि
इस प्रकार से चलनी शुरू होगी। ये कौन सी पवने हैं? व्यापारिक पवने। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी, ये बाईं ओर मुड़ गई, बाईं ओर इस साइड में मुड़ गई। एक बार आप स्वयं करोगे आपको पता चल जाएगा। ये व्यापारिक पवने हैं जिन पर कोरियोलिस बल इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 0 डिग्री के मध्य जब दो व्यापारिक पवने मिलती हैं तो बीच में एक क्षेत्र हमें दिखाई देता है। दोनों व्यापारिक पवनों के मिलने के कारण एक क्षेत्र दिखाई देता है ITCZ। वैसे हम स्पेसिफिकेशन में बात करेंगे ना, तो एक विषुवतीय पछवा पवन हमें दिखाई देगी। दरअसल उसके मिलन से होता है, लेकिन हम यहाँ पर सामान्य आधार देख रहे हैं कि दोनों व्यापारिक पवनें जब मिलेगी एक ITCZ मिलेगी। ये क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र या अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, कुछ भी नाम ले सकते हो आप। तो ये दोनों व्यापारिक पवनें जहां पर मिलती हैं उनको प्रदर्शित करता है। तो अब देखिए हमारी जो मुख्य संकल्पना है उसकी बात करेंगे। देखिए ITCZ देख लिया हमने, उससे पहले हमने तापमान में परिवर्तन देखा था हिली में, वो देख लिया। पवनों का व्युत्क्रमण, अब व्युत्क्रमण भी देख लिया, मुड़ना इस प्रकार से मुड़ती हैं पवनों का व्युत्क्रमण। ये 3 कारक हमारे सामने आ गए और इन्हीं 3 कारकों को हम अच्छी तरीके से सजाएंगे तो इन 3 कारकों को सजाने के बाद में कौन सी संकल्पना बन जाएगी? गतिक संकल्पना बन जाएगी। और ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।